नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन इस समय अहमदाबाद में हो रहा है। गुजरात में काफ़ी समय बाद वहां पर हुआ और उस अधिवेशन में जिस तरीके से तमाम मुद्दों के अलावा चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा खोला है, उससे यह साफ पता चल रहा है कि ईवीएम का मुद्दा अभी भी थमा नहीं है और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति में लगी हुई है, जिसको लेकर वो लगातार चर्चा कर रही थी। और ये कहा गया कि इस पर हम संसद में भी आवाज उठाते रहे हैं, हम बार बार चुनाव आयोग के पास जाते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ना तो चर्चा की अनुमति दी जाती है संसद में और न ही इस पर कोई सुनवाई होती है। इसके अलावा वक्फ संशोधन कानून लागू हो गया है, 8 अप्रैल से उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन उसको लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब 15-16 तारीख को अप्रैल को सुनवाई होनी है, ऐसा माना जा रहा है। सुनवाई होगी, कोर्ट ने स्वीकार कर ली हैं अर्जियां, लेकिन इसको लेकर विवाद बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा हुआ और हाथापाई जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। एक बार फिर आज भी हुआ और उसके पीछे है वक्फ संशोधन कानून। मांग की जा रही है कि वहां इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और केंद्र सरकार से वापस लेने की अनुमति लिया जाए, इसकी वहां पर मांग की जा रही है, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है चर्चा की। पर पहले बात करते हैं किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और क्या बातें उन्होंने कही हैं कि ईवीएम को एक बहुत बड़ा फ्रॉड बताया है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए ईवीएम को लेकर जो बात कही है। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। तो अमलेंदु जी, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा, और आज तमाम रेजोल्यूशंस पास होने हैं इस बैठक में, इस अधिवेशन में। लगता है कि चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब मुद्दों पर और चुनाव में धांधली की जिस तरह से पिछले लगातार शिकायतें हो रही हैं और उस पर चर्चा की मांग हो रही है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो वो एक बड़ा मुद्दा तो बन ही गया है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी अपने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेगी, उनमें भी चुनाव, ये ईवीएम का मुद्दा जरूर शामिल होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये लग रहा है कि ईवीएम का मुद्दा, और केवल अकेला ईवीएम नहीं बल्कि चुनाव से जुड़ी हुई जितने और मुद्दे हैं, वोटर लिस्टों का मामला है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मामला है, उसकी पारदर्शिता का मामला है, ये सारे मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। तो जो लाइन ऑफ एक्शन तैयार होगा कांग्रेस के अधिवेशन से, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आएंगी। अब देखना है कि उनका जब प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या क्या और चीज़ें शामिल की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का जो वक्तव्य है, जो उनका भाषण है, उसमें 2-3 चीज़ें साफ हैं समीर जी, जो अभी तक जो
वो हालांकि अभी उनका चल रहा है भाषण, हम लोग इस समय कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समय भी, तो वो उसमें 2-3 चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो बीजेपी पर जम के उन्होंने प्रहार किया है, दूसरा ये बताया है कि गुजरात जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ नहीं है, और उसको प्रेरणा भूमि उन्होंने गुजरात को कहा है। और ये बताया कि उन्होंने कि 2 शहर जो हैं कांग्रेस ने बसाए, एक चंडीगढ़ और दूसरा गांधीनगर। और फिर उन्होंने पूछा लोगों से, उनका कि मोदी कहते हैं कि गांधीनगर मैंने बनाया, तो वहीं भीड़ से आवाज आई कि नहीं मोदी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, तो हमने 2 शहर जो थे बनाए, तो दूसरा शहर जो था वो गांधीनगर है। हाँ। तो यानी यहाँ से जो राहुल गांधी कहकर आए थे जब जिस समय कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया था बीजेपी के लोगों ने, और कहा था कि हम आपको सत्ता से बाहर कर देंगे, और उसके बाद समीर जी जो अब तक कहा जाता था मोदी का गढ़ है, 2003-2 से जो है मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, फिर प्रधानमंत्री हैं, लगातार बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वहाँ नंबर 2 की पार्टी है, वो लेकर जो है मतलब वो भ्रम जो है तोड़ने का। एक तरह से कहा जाए कि जो घर में घुसकर मारना जो अब तक मोदी जी कहते थे, तो घर में घुसकर जो है हम मारना शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन घर में घुसकर मोदी जी को, बीजेपी को चुनौती देना जो है ये कांग्रेस वहां से कर रही है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजरात से आते हैं और दोनों कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। तो वहां से कांग्रेस फिर उठकर खड़े होने की कोशिश कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात से जुड़े हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस्से, सुभाष चंद्र बोस के किस्से, ये सब बताएं कि किस तरीके से कांग्रेस का गुजरात से संपर्क रहा है, कनेक्शन रहा है, और गुजरात किस तरीके से कांग्रेस को प्रेरणा देता रहा है। तो यहाँ से एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि जो अब तक मोदी का गढ़ और गुजरात जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां से कांग्रेस ने एक चुनौती देना जो है वो शुरू कर दिया है, और एक मजबूत शब्दों में आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनौती दी है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, वो वाकया भी याद आ रहा है जब राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात में कि हमने इनको अयोध्या में हराया है और हम इनको गुजरात भी हराएंगे, और उसके बाद ही यह तय हो गया था कि गुजरात में ये अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, और 64 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 1961 में हुआ था, लेकिन ऐसे समय में वहां पर कांग्रेस पार्टी ये अधिवेशन कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, देश में भी और गुजरात में भी। और कांग्रेस पार्टी गुजरात में एक समय भले उसका गढ़ रहा, लेकिन इस समय सबसे कमजोर राजनीतिक स्थिति वहां पर है। लेकिन इसीलिए उसको चुना भी गया है कि हम वहां से चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का जो केंद्र है, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन दोनों का भी गृह राज्य है गुजरात, और वहां से इस चुनौती को देने की बात कही जा रही है, इसलिए गुजरात को चुना गया है। अब वहां जिन मुद्दों को उठाने की बात हो रही है, ईवीएम का मुद्दा है, और इससे पहले एक जो ताज़ा तरीन मुद्दा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज हैं उनको लेकर वो कैसे यहाँ पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, और अब फार्मास्यूटिकल पर भी, यानी दवाइयों पर भी जो वहाँ पर आयात करेंगे उस पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें दिखा, और इस पर भारत सरकार की खामोशी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से हमलावर है, और इस पर कोई जवाब न तो सरकार का रहा है और न ही संसद में पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से उस पर कोई वक्तव्य दिया गया है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार घेर भी रही है, और एक प्रस्ताव पारित कर उस पर घेरने की एक अलग रणनीति बनाने पर काम भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, इस पर काम कर रही है। और जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, और उसके बाद एक तो जो समीर जी हमारे 2-3 जो बड़े सेक्टर हैं, जो खास तौर से एक तो जैसे हमारा ऑटो सेक्टर है, उसको बहुत जबरदस्त नुकसान मतलब होने वाला है। दूसरा बताया जा रहा है कि फार्मा पर भी टैरिफ लगेगा। फार्मा पर टैरिफ लगता है समीर जी, तो समझिए कि लगभग 40% दवाएं अमेरिका में भारत की जाती हैं, और उसको बहुत जबरदस्त तरीके से चोट लगेगी। तो मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप जो वो तो भारत पे लगातार हमले कर रहे हैं, और चीन जो है वो कड़े तरीके से प्रतिवाद कर रहा है, जवाब दे रहा है। और चीन के जवाब देने का नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए कि ये जो टैरिफ वार ट्रंप ने शुरू किया, इसका नुकसान जाकर अगर चीन भी इस पर उतर आया तो अमेरिका को इसका नुकसान होगा। तो अगर चीन समीर जी ये नीति अपना सकता है पलटवार करने की ट्रंप के ऊपर, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत इसलिए नहीं कर रहा चूंकि मोदी जी का मित्र है ट्रंप, और मोदी जी के यहाँ जो मित्र हैं उनके जो है हित जुड़े हुए हैं वहां अमेरिका में। तो यहाँ के मित्रों के हित साधने के लिए वहां के मित्र की मदद की जा रही है, ये विपक्ष के आरोप है। जी बिल्कुल, ये विपक्ष के आरोप है, यानी विदेश नीति, और उस पर भी जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है
है उस पर भारत सरकार की खामोशी, इसको भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बना रही है और वो इस एजेंडे में भी है जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 2 दिनों का कल भी हुआ और आज उसका आखिरी दिन है। यह 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन इस समय वहां चल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और गुजरात में जिस तरह से 2 बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, महात्मा गांधी रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल और दादा भाई नौरोजी, वो भी अध्यक्ष। नौरोजी पर तो कोई क्लेम अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अमलेंदु जी नहीं करती है, लेकिन सरदार पटेल को और गांधी जी पर क्लेम भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उनके जो विचारधारा है वो थोड़ी सी कंट्राडिक्ट होता है। हाँ, वो कंट्राडिक्ट होता है। हालांकि समझिए जब बीजेपी की स्थापना हुई तो बीजेपी ने अपना जो आर्थिक जो प्रस्ताव मतलब जारी किया तो उसमें गांधीवादी समाजवाद शब्द इस्तेमाल किया कि हम गांधीवादी समाजवाद अपनाएंगे। तो यानी कि गांधी के पीछे चलने की कोशिश की और वो गांधीवादी समाजवाद जो है वो नरेंद्र मोदी तक आते आते गांधी जी की चश्मे तक सिमट के रह गया। जी बिल्कुल, और उसमें सरदार पटेल को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। सरदार पटेल की बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है वहां पर और यह कोशिश होती है कि सरदार पटेल के जरिए किस तरह से कांग्रेस के पुराने नेतृत्व को एक खारिज करने की कोशिश की जाए। लेकिन यह सारी चीजें इसलिए होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने महापुरुषों का ऐसे महापुरुष उनके पास नहीं है जिन पर वो गर्व कर सके। ये कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी वहां मौजूद हैं। एक बार सुनते हैं क्या कहा है। इस तरह से जो तमाम महापुरुष हैं उनको उनकी लीगेसी के साथ खुद को जोड़ने की कैसे कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, यह आरोप उन्होंने लगाया है। जो 3 रेजोल्यूशन दिए गए हैं खासतौर पर सरदार पटेल पर लेकर बीजेपी की तरफ से आक्रमक आप लोगों पर हुआ, तो कैसे आप इस अधिवेशन को देखते हैं? बीजेपी ने जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए न तो कोई महापुरुष है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, तो उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अपना हक जताना पड़ता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पे क्लेम करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश की आज़ादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं। तो भाजपा कितना भी हमला करे, हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े हैं और यहाँ से जो एक संदेशा जाएगा पूरे देश में, वो आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। तहपुर राणा को भारत लाया जाएगा, कैसे इस कदम को आप देखेंगे? जाहिर सी बात है कि जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। तो जो महापुरुषों को एक तरह से छीनने का काम करती है कांग्रेस पार्टी के, और इसलिए करती है कि उनके पास अपने महापुरुषों की कमी है। यानी वो महापुरुष जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया हो, इस तरह के जो तमाम लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जिनका नाम वो लेती है, जो उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, उनको लेकर लगातार विवाद रहते हैं कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में किस तरह से हिस्सा लिया था। तो इसको लेकर भी यहाँ पर एक चर्चाएं हो रही हैं। और गुजरात की बात आती है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरदार पटेल का जिक्र अक्सर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। तो ये 2 दिन का कांग्रेस का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें तमाम मुद्दों पर बात हो रही है और कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए आने वाले दिनों में। हालांकि अभी 2 साल हैं, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, 3 दशक हो गए वहां पर अपनी सरकार बनाए हुए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब वो सरकार बनाने की तरफ जाना चाह रही है। जाना तो खैर पहले भी चाह ही रही थी, लेकिन जिस तरह से गुजरात एक प्रमुख एजेंडे में है, वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अब पूरी रणनीति ये है कि उसकी पूरी ताकत को उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाए और उसकी शुरुआत गुजरात से ही की जाए। हाँ बिल्कुल, गुजरात से शुरू की जाए। और इसको लेकर ये बताया भी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी कि ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष भी है। तो ये कार्यक्रम जो है, मतलब जो अधिवेशन है, ये उसको भी समर्पित है सरदार पटेल के को। और एक जो यहाँ से संदेश जा रहा है समीर जी, वो ये है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी जो है और इसके जरिए कांग्रेस का इतिहास जो है वो फिर से वो रिवाइव कर रहे हैं कि हमारा क्या इतिहास रहा है, कौन कौन हमारे नेता रहे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है, आप इसको समझ सकते हैं कि मतलब देश के और लोगों को भी जो अब जिस तरीके से इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में कांग्रेस का इतिहास भी लोगों को बताया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके जरिए कांग्रेस अपने नायकों को जो है फिर से वो याद कर रही है और उनको श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि भी दे रही है और ये बता रही है कि कांग्रेस के किस किस नेता ने किस तरीके से देश की आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया, भारत के निर्माण में किस तरीके से योगदान दिया, इसको लेकर भी ये कांग्रेस आज यहाँ संदेश दे रही है। और गांधी जी भी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उसके भी 100 साल पूरे हुए थे। हाँ, ये भी है। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष गुजरात में ही बने थे, यही अधिवेशन हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ों को गुजरात से जोड़कर जो है वो कांग्रेस ने किया है। और मुझे लगता है कि ये जो पिछले से पिछला चुनाव जो हुआ था जिसमें कांग्रेस जो थी वो चूक गई थी एक तरीके से कहा जाए सरकार बनाने 2017 वाले चुनाव में, तो उस कमी को जो है वो पूरा करने की कोशिश इस बार शायद कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी ने कहा था, जो संदेश दिया था, हालांकि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि आधे से ज़्यादा यहाँ बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं, तो अब वो कितने एजेंट निकालेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसमें बहुत से एजेंट ले लिए गए हैं। तो अब ये तो खैर उनका मसला अंदर का कि कौन एजेंट है कौन नहीं, हम किसी को कैसे कह सकते हैं। वो तो राहुल गांधी ने कहा, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, कौन एजेंट है उसको निकाल के बाहर करें, तो वो उनका मसला है। लेकिन यहाँ से जो एक संदेश जा रहा है समीर जी, वो महत्वपूर्ण है। ये संदेश गुजरात के लिए भी और पूरे देश के लिए भी संदेश है कि कांग्रेस किस तरीके से अब कम बैक कर रही है और अपने जो उसकी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको सजोते हुए और भविष्य की चुनौतियां जो हैं उनसे लड़ने के लिए एक रोड मैप यहाँ से तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, उसके एक रोड मैप तैयार हो रहा है कि किस तरह से बीजेपी की चुनौतियों का सामना किया जाए, और उसकी शुरुआत तो हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसका भी राजनीतिक लाभ भी मिला और बहुत सारी चीजें निकल कर आई उससे, और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो साफ तौर पर दिखाई भी पड़ गया। इन सब को देखते हुए बहुत ही ये अहम माना जा रहा है कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन को। कई सारे प्रस्ताव इसमें पारित होने हैं कि आगे की रणनीति कैसे तय की जाए। इन सब मुद्दों पर 2 दिन की चर्चा के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन ये बुलाया गया है। कांग्रेस के देश भर से आए हुए 1700 से ज्यादा डेलीगेट्स यहां पर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष हैं और दूसरे पदाधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। और दूसरी ओर एक इस समय जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये भी है वक्फ संशोधन कानून। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशव्यापी एक विरोध दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ सड़कों पर विरोध दिखाई पड़ रहा है बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी विरोध दिखाई पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और दूसरे मुस्लिम संगठनों की ओर से। इसको लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिन से हंगामा हो रहा है, एक बार फिर आज के विजुअल्स को देखा जाए उसमें भी बिल्कुल हाथापाई वाली स्थिति आ गई और अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में। हालांकि अब उस पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा कि इस पर प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं यहां की विधानसभा। उसके बाद उसमें पीडीपी ने उसमें अलग से एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है, बीजेपी उसका समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रही है। तो ये जो क्लैश है वहां पर आपस में वो लड़ाइयां बनी हुई है। लेकिन जो विपक्षी दल है खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वहां पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष है लेकिन उनके बीच में भी तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। पर पूरा मुद्दा यह है कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में वहां के ज्यादातर विधायक दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, वक्फ संशोधन के खिलाफ वहां की ज्यादातर विधायक दिखाई पड़ रहे हैं और आवाम भी दिखाई पड़ रहा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी तो खैर जाहिर बात है कि वो लेके आए हैं तो उसके समर्थन में होंगे, लेकिन वहाँ जो विरोध है और 3 दिन से लगातार जो है वहाँ गतिरोध जम्मू कश्मीर विधानसभा में बना हुआ है। कल मंगलवार को भी था वो स्थगित करनी पड़ी विधानसभा और आज ये मिराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ और हाथापाई की नौबत जो थी वो आ गई और मतलब आज भी व्यवधान वहाँ काफ़ी रहा। तो कुल मिलाकर समीर जी अगर देखा जाए तो ये वक्फ संशोधन विधेयक जो हालांकि वो कल जारी कर दिया है कानून मंत्रालय ने कि ये कानून बन चुका है, शनिवार लागू हो चुका है। शनिवार को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी थी और खबर ये आ रही है कि जो संभल की जामा मस्जिद है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो अब पहले तो जामा मस्जिद लिखा हुआ था कि अब वो जुमा मस्जिद हो गया है और उसको जो ASI जो है उसने वहाँ बोर्ड लगा दिया जुमा मस्जिद का। तो ये वक्फ का जो है वो दिखाया जा रहा है और मदरसे जो है वो बंद करना शुरू हो गए हैं। ये इस तरह की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। इसको लेकर पूरे देश भर में एक तरीके से कहा जाए प्रतिरोध चल रहा है। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी हो गई है लेकर, और इधर जो याचिकाएं लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में उस पर अब लग रहा है केंद्र सरकार को
मोदी सरकार को कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष कमजोर पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकता है। तो केंद्र सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और कैविएट उसने दाखिल कर दिया है कि इस पर कोई भी आदेश देने से पहले केंद्र सरकार को सुना जाए, उसके बिना कोई इस पर आदेश नहीं दिया। हालांकि वैसे भी चूंकि केंद्र ने पास किया तो केंद्र सरकार मतलब नोटिस पार्टी है तो पहली डेट में इशू होता ही, लेकिन फिर भी वो पहुंच गई है सरकार कि इसमें पहले हमारा पक्ष सुना जाए। यानी सरकार को लग रहा है समीर जी कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कानून खारिज हो सकता है। तो अब होता है नहीं होता वो एक अलग का मसला है कि किस में क्या पॉइंट्स होंगे, उस पर क्या होगा, लेकिन चूंकि ये पास हो गया है और जिस तरीके से पास हुआ है उसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया ये भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है संविधान का उल्लंघन इसमें किया जा रहा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस सकता है। तो ये साफ देखने में आ रहा है, ये साफ देखने में आ रहा है। और ये विजुअल्स जो है अमलेंदु जी हम अपनी स्क्रीन पर एक साइड में देख रहे हैं, इसको एक बार पूरी स्क्रीन पर देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर ये हो रहा है जो कुछ भी हम देख रहे हैं, और इसके बाद सुनेंगे ये विधायक आम आदमी पार्टी के हैं महराज मलिक, ये कह क्या रहे हैं। मावड़ा क्या जरूरत है? एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है। वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा एसएसपी का। तो हुआ कि क्या बोला एसएसपी? अरे आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा भाई? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़ की। तो अभी आप क्या कह रहे थे? ये वही पर क्या कह रहे हैं? वही पर साहब भी आपको क्या है? कोई बात नहीं, एसएसपी सर क्या बात बीजेपी के लोगों ने हमला किया, इन लोगों ने आपने हाथ चला तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिनों से ये चल रहा है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। कल पीडीपी ने इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया कि इस पर चर्चा हो और एक प्रस्ताव पारित हो। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन पीडीपी का एक लॉजिक है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है तो उसके स्पीकर हैं वो उनको इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो इसकी अनुमति दे, और नहीं देते हैं तो उनको हटाकर दूसरा स्पीकर बनाया जाए। लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि ये पहले से ही ये अब कानून जो है बन चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, उनका ये कहना है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का प्रस्ताव पारित हो गया और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, विधायक हैं राज्य में भी और विधानसभा में भी, तो यहां पर इस प्रस्ताव को क्यों नहीं लाने की अनुमति दी जा रही है। जबरदस्त हंगामा चल रहा है और केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, मणिपुर में प्रदर्शन हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से और कई जगह। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने, जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शनों से बचा जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा हक जरूर है, लेकिन आशंका भी उन्होंने जताई है कि इसमें कुछ लोग व्यवधान भी डाल सकते हैं और इस तरह के प्रदर्शनों को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से इसको कानून के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और यह कहा जा रहा है कि संविधान के तमाम प्रावधानों का ये कानून उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसको लेकर यह बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसकी जो संवैधानिकता है वो बहुत, जो ग्राउंड है जिस आधार पर चुनौती दी गई है वो बहुत मजबूत बताए जा रहे हैं। हाँ सभी जी, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं, चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है और मौलिक अधिकार हैं उनका भी ये हनन कर रहा है और एक से कहा जाए जो रिलीजियस चीज़ें हैं उनमें ये हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं लोगों की हैं और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये कानून जो है वो पास नहीं हो पाएगा, मतलब वहाँ रद्द कर देगा इसको सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए लोग पहुंचे हैं और वहाँ सुनवाई की तारीख भी तय हो गई। कई याचिकाएं उसमें दाखिल हो गई हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद किशनगंज से सबसे पहले उन्होंने याचिका दायर की, उसके बाद फिर जैसे ही मालूम पड़ा ओवैसी साहब को कि याचिका दायर होगी तो वो भी पहुंच गए फिर, तो बाद में और भी लोग पहुंचे हैं और पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी इसका विरोध कर रहा है, लगातार उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए समीर जी, इसको लेकर विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस खुलकर और पूरा
इंडिया गठबंधन खुलकर जो है इसके विरोध में खड़ा हुआ है, ये हुआ है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात जो समीर जी ये है कि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के पास जो आंकड़ा है वो 81 का है और वहां जो वोट मिले इसके विरोध में वो मिले 95। तो ये इसका मतलब इस मसले पर और दल भी इंडिया गठबंधन के साथ आए तो ये बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब है। और लोकसभा में अमलेंदु जी जिस तरह से बीजेपी को केवल 288 वोट मिले, जबकि उनका 293 है वहां एनडीए का बहुमत, तो वहां भी उनके कम हुए। तो यानी इस तरीके से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और अगर मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जयंत चौधरी अगर इन्हें अपनी राजनीति की फिक्र होती और ये भी अगर खिलाफ चले जाते, अब पता नहीं इनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या इनको डराया धमकाया गया होगा ये बिल पास कराने के लिए, या क्या लालच दिया गया होगा, या इनकी नीतियां ही ऐसी हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो भी रहा हो। लेकिन अगर ये भी खिलाफ चले जाते तो आप समझिए कि सरकार भी गिर सकती थी। जी बिल्कुल, सरकार गिर सकती थी। लेकिन एक चीज तो है ही है अमलेंदु जी कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड में यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है वहां पर, उसको देखते हुए लग रहा है कि उनकी पार्टी को एक तरह से बिल्कुल कमजोर कर देने की रणनीति जो बीजेपी की थी, बीजेपी उसमें कामयाब हो गई है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी कामयाब हो गई और क्यों नहीं करेगी समीर जी। सवाल ये है ना कि ये बीजेपी अगर अपनी राजनीति कर रही है तो सवाल ये बनता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जी हाँ भाई, आप अपनी राजनीति क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी तो अपना एजेंडा लागू कर रही है और आपसे लागू करवा रही है। 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, छप्पर फाड़ बहुमत की सरकार रही, उन 10 सालों में लेकर नहीं आई। लेकिन जब अल्पमत की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के कंधों पर, इनकी बैसाखियों पर ये सरकार है, तो इन बैसाखियों के बल पर यह बिल ले आई, उसको पास भी करा दिया। तो इसका मतलब इन चारों ने ही ये बिल पास करवाया समीर जी। और ये इनका जो मतदाता वर्ग है उसको समझना पड़ेगा कि ये आखिर किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति जो कर रहे हैं उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है। और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं। और यही नहीं, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी जनता दल यूनाइटेड के भी नेता गए हैं। तो इसको लेकर एक जबरदस्त तरीके से नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड को भी, लोक जनशक्ति पार्टी को भी। और यहां उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी की पार्टी से भी नेताओं के इस्तीफे लगातार हो रहे हैं और वो पार्टी भी इसका राजनीतिक नुकसान उठाने जा रही है, ये तय बात है। और अब इधर कई जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में आम जो मुस्लिम संगठनों के लोग हों, या मणिपुर में हो, दूसरे जगहों पर इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं। तो वक्फ संशोधन कानून बन तो गया, आपाधापी में ये पारित तो कर दिया गया, 2 अप्रैल को ये लाया गया, यानी उस समय जो टैरिफ की घोषणा हो रही थी अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि उस पर कोई चर्चा ना होने पाए इसलिए आनन फानन में ये बिल लाया गया। पर वो पारित तो हो गया, कानून भी बन गया, लेकिन सरकार का पीछा उससे छूटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सरकार का पीछा उससे छूटता दिखाई नहीं पड़ रहा और स्थिति यहाँ तक आ गई है समीर जी कि अब सरकार को कैविएट दाखिल करना पड़ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है कोई इस पर आदेश जारी ना कर दे बिना सरकार को सुने हुए। तो इसका मतलब समीर जी साफ तौर पर यही समझा जा सकता है कि सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और सरकार की चिंताएं ये है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है इस बिल को खारिज ना कर दे। और इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार जो है समीर जी वो प्रतिरोध, मतलब एक गतिरोध जारी है और वहाँ लगातार संघर्ष जो है वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर विधानसभा में लगातार जो है विवाद हो रहा है और इसको लेकर संघर्ष हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी उस पर कुछ कहा है, उसको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से ये गतिरोध बना हुआ है, वहां सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है और सदस्यों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ रही है। इस तरह से विवाद हो रहा है। कुछ विजुअल्स हम लोग आज ताजा विजुअल्स भी देखेंगे और पिछले 2 दिन भी हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर किस तरह से विवाद हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी सुनेंगे क्या कह रहे हैं वो इस मुद्दे पर। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन जरूर गया है, लेकिन सरकार के गले की फांस भी बनता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कानून बना, कानून गले की फांस बना। बिल्कुल आपने सही कहा समीर जी कि ये कानून जो है ये गले की फांस बन चुका है और सरकार ये समझ भी रही है कि गले में ये फांस बन गया और गले की फांस निकालने की कोशिश भी सरकार
कर रही है, लेकिन उसे लगता ये है कि शायद वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी, इन सबके चिराग पासवान, इनके भरोसे अपनी नैया पार कर लेगी। लेकिन समीर जी, जैसा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने अपना काम निकाल लिया है और नीतीश कुमार को मतलब एक तरह से कहा जाए किनारे कर देगी, तो वो तो समय आएगा कि कब क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये कानून सरकार के गले की फांस बन गया है और जिस तरीके से कांग्रेस ने गुजरात में जाकर इसको चुनौती दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समीर जी। और कोई भी मतलब इंडिया गठबंधन का दल हो चाहे दूसरे दल हो, वो इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल, इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसको लेकर लगातार जो संघर्ष हो रहा है, चूंकि अब केवल कानून का सहारा बचा है या फिर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन का सहारा बचा है, तो वो दोनों ही तरीके आजमाए जा रहे हैं। सदन में चूंकि बहुमत था सरकार के पास, तो उस बहुमत की बदौलत तो ये बिल पारित हो गया। हालांकि बहुत ही एक कह लीजिए कि नैरो मेजॉरिटी से पारित हुआ है, लेकिन पारित हो गया और कानून बन गया। पर उसके बाद भी इस कानून का पीछा छूटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है, बहुत मजबूत ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिनों से हंगामा हो रहा है, सुनते हैं उस पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका क्या कहना है। बहुत रकस चल रहा है, ऑपोजिशन कह रही है कि एनसी फेल होगी, कोई उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ बिल पे। देखिए, मैं आपसे कहूं, दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज़ यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। बहुत रकस चल रहा है, ऑपोजिशन कह रही है कि एनसी फेल होगी, कोई उन्होंने रेजोल्यूशन नहीं लाया वक्फ बिल पे। देखिए, मैं आपसे कहूं, दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज़ यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। तो इस जो मुश्किल से निकालेंगे और इसके बारे में कह रहे हैं वक्फ संशोधन कानून की गोल बोल ही जवाब रहा। चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, उनकी पार्टी ने ही सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसको स्पीकर ने खारिज कर दिया। और इसीलिए पीडीपी सवाल उठा रही है कि अगर आपको वहां पर इसे वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना है, तो स्पीकर इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो आपका बहुमत है, आप स्पीकर को हटा भी सकते हैं। तो अब वही सवाल पूछा गया फारूक अब्दुल्ला से और उन्होंने बड़ा गोलमोल इसका जवाब दिया। लेकिन ये वहां पर एक जितने भी विधायक सभी सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर और जो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है, वो सारे के सारे वहां पर विरोध कर रहे हैं इसका, सिवाय भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है, इसीलिए वहां पर जो विवाद हाथापाई तक अगर पहुंच रहा है तो उसके पीछे यही बड़ा कारण है। हाँ बिल्कुल समझिए, यही बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है। और जो हुकताक हुई है वो मेराज मलिक की और बीजेपी के विधायक उनके बीच हुई, उसके बाद बीजेपी उसमें कूद पड़ी। तो ये वहां देख रहा, हम लोग ये देख रहे हैं बराबर में हमारी जो चल रहा है दृश्य, ये वहीं की विधानसभा का दृश्य है। और किस तरीके से वहां एक तरह से कहा जाए हाथापाई की नौबत है, मार्शल्स बीच में बुला लिए गए हैं, मार्शल विधायकों को पीछे कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि वहाँ इस जो गंभीर स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में उत्पन्न हो गई है। और मेराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कुछ अपशब्द शायद इस्तेमाल कर दिए, उसको लेकर भी फिर काफ़ी ज़्यादा विवाद वहाँ हुआ है। जी हाँ, तो उसको विवाद हुआ है। और हालांकि इन सारे विवाद की मूल में जो है वो वक्फ संशोधन कानून है, और वक्फ संशोधन कानून को लेकर दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, वहां भी ये मुद्दा छाया हुआ है और इस पर भी कोई बड़ा फैसला होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं मोहम्मद जावेद, जो सबसे पहले इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कानून तब पूरी तरह से बना भी नहीं था, यानी राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए थे, वो तभी चले गए, इसको उन्होंने चुनौती दे दी। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई को राजी हो गया है, इस पर सुनवाई भी होगी। लेकिन जो राष्ट्रीय अधिवेशन में भी लगातार इसी की चर्चा हो रही है। एक बार सुनेंगे शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर क्या कह रहे हैं और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। शशि थरूर को सुनते हैं।
तो ये कांग्रेस अधिवेशन और ये जो दृश्य है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के हैं। तो इन सारे मुद्दों पर वक्फ संशोधन और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो टैरिफ वार का मामला हो, ये सब राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रमुख एजेंडे में है और बहुत सारी चीजों में। लेकिन ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस पर जो आरोप लग रहे हैं कि ये 50 लाख वोटर्स जो चुनाव आयोग ने तैयार कर रखे हैं, जो विपक्ष के आरोप हैं, उनको लेकर भी वहां पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद उस पर बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ईवीएम एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अब यह माना जा रहा है अमलेंदु जी कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही जिस तरह से ईवीएम को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस रही और प्रदर्शन हुए भी जगह जगह, अब उसके खिलाफ कोई बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है। हाँ, उसके खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ईवीएम को लेकर काफी बातें कही हैं। वक्फ बोर्ड पर भी खड़गे जी ने वहां अधिवेशन में अपनी बात रखी। यानी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन का कोई भी दल वक्फ के मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईवीएम का बड़ा मसला भी हम खड़गे को सुनेंगे भी कि वो वक्फ के मसले क्या कह रहे हैं, वो भी हम सुनेंगे, वो जो अपनी बातें कही हैं। और ये साफ तौर पे समझा जा रहा है समीर जी एक तरीके से कि ये दोनों मसले बीजेपी के लिए परेशानी का सबब होंगे, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, वो ईमानदारी से बनी हुई सरकार नहीं है और वो ईवीएम के जरिए या कहिए चुनाव आयोग के जरिए इस तरीके से सरकार बनाई गई है। और कहा भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मसला उठाया, उस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब कायदे का नहीं दिया है। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, जब पकड़ी उन्होंने चोरियां तृणमूल कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा कि इस पर आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो तुरंत चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये इरादतन नहीं है, ये किसी कमी तकनीकी खामी से हो गया है और इसको हम ठीक कर लेंगे 3 महीने में। ये फिर चुनाव आयोग की तरफ से आया और उसके बाद फिर एक मतलब कहा जाए प्रयास किया गया दिखाने के लिए कि साहब वो उससे जोड़ा जाएगा आधार कार्ड से, बहुत सारी चीज़ें। तो यानी ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, तकनीकी खामी थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है और विपक्षी दलों का आरोप यह है कि ये तकनीकी खामी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से किया गया घोटाला है। ये विपक्षी दलों का आरोप है। जी बिल्कुल, कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग एक बड़ी रणनीति के तहत इस तरह से ये साजिश कर रहा है और जो फर्जी वोटर्स बने हुए हैं वो वोटर्स अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सीधे तौर पर संजय राउत ने तो आरोप लगा दिया था, सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो चुनाव आयोग ने बनाए हैं और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में ये फ्लोट करते रहते हैं, यानी वहां जाते रहते हैं। तो अब इस मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी एक बड़ा मुद्दा है, उसके एजेंडे में है, तो इस पर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है किसके खिलाफ कैसे लड़ना है। और ईवीएम को लेकर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ईवीएम को फ्रॉड बताया है। एक बार सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को लेकर क्या कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून पर भी बात की है, वो भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं ईवीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, क्यों उन्होंने उसको फ्रॉड बताया। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं
विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। तो ईवीएम नहीं चाहिए, फ्रॉड है, बड़ा फ्रॉड है और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, एक बड़ी मांग कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और लगातार इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आवाज उठा रहा है। और कहा भी खड़गे ने कि इसको लेकर हम कई बार चुनाव आयोग गए लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती है। जी बिल्कुल, ये कहा कि हम लोग कई बार गए चुनाव आयोग के सामने, हमने मसला उठाया लेकिन सुनी नहीं जाती है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मसला उठाया, उस पर नहीं सुनी गई और इसलिए जो है ये इस पे मतलब बीजेपी जो है उसने तमाम संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, एक तरीके से ये खड़गे का कहना था। और ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे आरोप जो हैं वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए हैं और एक तरीके से कहा जाए ये ऐलान कर दिया है कि इस पर एक आर पार की जंग होगी। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल देश का नौजवान उठेगा और कहेगा कि ये बेईमानी नहीं चलेगी, हमको ईवीएम नहीं चाहिए और हमको बैलेट पेपर चाहिए। और आपको याद होगा समीर जी कि वो 26 नवंबर जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है तालकटोरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम था उसमें कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी इसी तरीके से ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको लेकर एक पूरे देश भर में यात्रा निकाली जानी चाहिए। तो वो उस पर अभी तक तो काम बढ़ा नहीं है, अभी तक कोई सूचना भी नहीं है कि राहुल गांधी इस पर कोई यात्रा निकालेंगे नहीं निकालेंगे। लेकिन और रास्ते जो निकाले जा रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि और रास्तों के जरिए अब ये संघर्ष की रूपरेखा तैयार हो रही है। और आज कांग्रेस के विस्तारित अधिवेशन में समीर जी अगर ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो इस तरीके से अपने भाषण में बात रख रहे हैं, इसका मतलब कि अब जो प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव में भी कोई रूपरेखा तैयार होगी इस पर आंदोलन को लेकर, ये हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे एक प्रस्ताव जो तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित होने हैं उनमें ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव में धांधली के जो आरोप हैं और उनसे कैसे लड़ाई लड़नी है इस पर भी रूपरेखा तय होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए और वो सारे प्रमुख एजेंडे में है जो कि कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उन पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी खड़गे ने कहा है कि ये संशोधन कानून ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उसके खिलाफ रही और पूरा का पूरा विपक्ष उसके खिलाफ था, इसीलिए उसको पहले जेपीसी के पास भेजना पड़ा। लेकिन कुछ सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की वजह से कांग्रेस पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी उसको पारित कराने में कामयाब रही। लेकिन अब उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर, वो भी सुनते हैं। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है।
तो तमाम मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातें कही हैं, और ईवीएम हो, चाहे वक्फ कानून हो, SC ST OBC हो, बहुत सारी चीजें, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करती है। वक्फ कानून पर जिस तरह से संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी देर रात, उसमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी ले ली गई, और उसी का जिक्र कर रहे थे कि भाई उस पर आप मंजूरी ले लीजिए, बहुमत है, लेकिन उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं तो कम से कम उस पर बात तो हो जाए। आपने एक भी बार स्पीकर ने या फिर सभापति ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उस समय भी इतना कहने के बावजूद कोई उसकी अनुमति नहीं दी गई। हाँ, उसकी अनुमति नहीं दी गई। वो बता रहे हैं कि हमने कहा इस पर वही रात में 4 बजे इस पर बहस की क्या जरूरत है, कल कर लेंगे, इस पर हमको अपने कुछ संशोधन रखने हैं, कुछ बातें रखनी है, लेकिन वो रात में ही जो है उसको पास करा लिया गया, और इनकी मदद से पास करा लिया गया, सहयोगी दलों की मदद से उसको लेकर पास करा लिया गया। तो यानी कि एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि कांग्रेस ने एक रोड मैप तैयार कर दिया है कि किन मुद्दों पर कांग्रेस अब संघर्ष में जा रही है, और कोई भी मुद्दा वो छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी के लिए परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, और SC ST OBC को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि ये लगातार तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं बीजेपी शासित राज्यों की ओर से, जहां पर SC ST OBC पर उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, उसमें सरकार की तरफ से, यानी वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा तरीन मामला अभी राजस्थान से आया है अमलेंदु जी, और उस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि SC ST OBC के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और SC ST OBC EWS के आरक्षण पर चोट की गई है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूं। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही है कि मोदी जी और मोदी सरकार इस देश को बेच कर जाने वाली है, और जिस तरह से PSUs को निजी हाथों में दिया जा रहा है, बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको दिया जा रहा है, उस पर कहे। लेकिन एक बड़ा आरोप है अमलेंदु जी, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि देश एक तरह से सारी चीजों को मोदी सरकार और मोदी बेच दे रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप है। हाँ, ये बड़ा आरोप है समीर जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोनोपोली स्थापित की जा रही है और उनके मित्रों को बेचा जा रहा है, और PSUs बेचे जा रहे हैं। PSUs बेचे जाने का मतलब ये है कि उसमें SC ST OBC को जो आरक्षण है वो खत्म हो जाए, और इसीलिए राहुल गांधी ने भी जो अब जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की है समीर जी। तो ये काफी, अगर देखा जाए तो ये बड़ी लड़ाई बढ़ती जा रही है। जो बीजेपी ने तोड़ निकाला कि किस तरीके से आरक्षण खत्म किया जाए, कि सब चीजों का निजीकरण कर दो, देश की संपत्तियां बेच दो, उससे अपने मित्रों का भी फायदा हो और SC ST OBC का नुकसान भी हो, तो एक पंथ दो काज होना है। तो उसका जो है अब विरोध शुरू हो गया है, और कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये बात रख रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि इसको मुद्दा बनाया जाएगा। ये बिल्कुल ये मुद्दा बनाया जाएगा, और एक इसमें बड़ी रणनीति तमाम मुद्दों पर तैयार की जा रही है। प्रस्ताव कई सारे पारित होने हैं कि इन सब मुद्दों पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लड़ाई लड़नी है, इंडिया गठबंधन को किस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनमें जो EVM का मुद्दा है, या फिर जो वक्फ कानून है, या जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की है, ये सारे मुद्दे सरकार के लिए बहुत ही परेशानी वाले साबित होने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बयान होते हैं उन पर भी वहां पर चर्चा हो रही
रही है कि किस तरह से वो कई कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो झूठे बयान देते हैं, गलत बातें करते हैं, ये भी वहां पर कहा गया है। और एक बार शशि थरूर को भी सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका क्या कहना है। लेकिन जिस तरह से लगातार हमले बोल रहे हैं और कई मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है, सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, न मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश को बेचा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर है और उसकी रणनीति जो बनने वाली है, जो प्रस्ताव पारित होने वाले हैं, उनमें भी ये जो एक आक्रामक स्वरूप है वो दिखाई पड़ने वाला है। हाँ, बिल्कुल आक्रामक स्वरूप दिखाई पड़ने वाला है। और एक तरह से कहा जा समझिए कि इस सरकार को कोई भी रियायत जो है किसी भी तरीके की कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। ये इस अधिवेशन से निकलकर सामने आ रहा है। और यहाँ जो मसले होंगे, जब उनका प्रस्ताव आएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, आर्थिक प्रस्ताव आएगा, वो देखा जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव क्या आएगा वो भी अभी से समझा जा सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने मतलब एक तरह से यही कहा है कि किस तरीके से ये सरकार जो है ट्रंप के सामने झुक गई है और ये कोई जवाब नहीं दे रही है, जबकि पूरी दुनिया जो है इसका जवाब ट्रंप को दे रही है। लेकिन मोदी जी जो है एक तरह से कहा जाए वो अपने दोस्त से दोस्ती निभा रहे हैं और देश को आर्थिक संकट में डाल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी कि फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की बात चल रही है, वो लगता है तो समझिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। तो अब देखना यह है कि इस सरकार का, खासतौर से मोदी जी का जो है वो किसके प्रति ज्यादा लगाव है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था और देशभक्ति के प्रति है या ट्रंप के प्रति है, ये भी अब साबित हो जाएगा। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो अर्थव्यवस्था पर टैरिफ पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही बड़ा असर होने वाला है। शेयर मार्केट में लगातार इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। भारत में भी शेयर मार्केट डाउन जा रहे हैं। आज भी शेयर मार्केट जब खुले हैं तब फिर उनमें बिकवाली देखी गई है और रेड निशान देखा गया है। तो लगातार ये स्थिति न सिर्फ दुनिया भर के दूसरे देशों में, दूसरे शेयर मार्केट में, बल्कि भारत में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि आखिर भारत सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको लेकर हम क्या रणनीति बना रहे हैं, हम कोई उसका काउंटर करेंगे या नहीं करेंगे, जिस तरह से दूसरे देश कर रहे हैं। चीन कर रहा है, मैक्सिको कर रहा है, कनाडा कर रहा है, लेकिन और भारत सरकार की ओर से इस पर कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। संसद में भी चर्चा की मांग की जा रही थी लेकिन नहीं स्वीकार की गई और यह भी कहा गया विपक्ष की ओर से कि 2 अप्रैल की तारीख जो वक्फ कानून के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए रखी गई, वो रखी भी इसी वजह से गई क्योंकि उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पॉलिसी की घोषणा करने वाले थे और की बाद में उन्होंने, हाँ की भी बाद में उन्होंने। और ये एक तरह से कहा जाए कि समीर जी, ये इसको आज लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हम संसद में इस पर चर्चा चाहते थे लेकिन संसद में इस पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि सरकार को जवाब देने पड़ते। और एक तरह से कहा जाए कि ट्रंप की और मोदी जी की जो दोस्ती है उसकी वजह से देश को क्या नुकसान हो रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ जाती तो ये नहीं कहा गया। तो ये सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये मसला जो है वो बड़ा बनने वाला है समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। और एक तो जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के लोगों को बेइज्जत करके वहां से निकाला और उसके बाद वहां की सरकार ने जो है स्पष्टीकरण जो दिए वो संतोषजनक नहीं थे उस मसले को लेकर। और इधर से मतलब भारत की तरफ से उस पर जो आपत्तियां जताई गई सरकार की तरफ से, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द जो है इसको लेकर नहीं निकला। तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर ट्वीट करते हैं लेकिन इस पर उन्होंने कोई ट्वीट भी नहीं किया है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात है या जो आरोप पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं कि उसमें उनका फायदा है या जो अपने मित्रों को वो फायदा पहुंचाते हैं, वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। इसीलिए खामोश है कि चाहे देश की अर्थव्यवस्था को भले ही नुकसान उठाना पड़े। तो ये बड़े आरोप लग रहे हैं और इन पर चर्चा की मांग हो रही है, चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। इसलिए ये सब मुद्दों पर विपक्ष, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति बना रही है कि लोगों तक इन बातों को कैसे पहुंचाया जाए, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हो, वक्फ कानून हो कि कैसे वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, और ये सब मुद्दे हैं। इसीलिए शशि थरूर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला अधिवेशन साबित होगा। सुनते हैं क्या कहा है शशि थरूर ने। दूसरा दिन है
3 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंट है कि चीजें बहुत बदलेंगी आगे चल के कांग्रेस में? यही हमारी उम्मीद है ना। हम तो आए हैं बदलाव दिखाने के लिए और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी का जो कल का मीटिंग था वो अच्छा रहा और आज अभी आगे बढ़ेंगे। हम गुजरात में आके ही संदेश देना चाहते हैं कि हम गए नहीं हैं, अभी भी है। तैमूर राणा को भारत लाया जाएगा 26/11 का जो आरोपी है, कैसे इस कदम को देखते हैं देश में? आज गुजरात आए हैं, गुजरात में अधिवेशन मिलने जा रहा है। हाँ, ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि सरदार पटेल की 150 सालगिरह है और महात्मा गांधी 100 साल पहले अध्यक्ष बना था, तो ऐतिहासिक अवसर है ये हमारे लिए गुजरात में संदेश भेजने के लिए। और गुजरात में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, देश के लिए अच्छा है कि कांग्रेस दोबारा उठ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। वो तो आप रेजोल्यूशन में देख लीजिए आज संदेश। तो हम हैं नहीं अभी यहाँ पर बने हुए हैं, ये बताना है। हालांकि ये तो है, वहाँ पर मौजूदगी है। अपने जो बहुत कमज़ोर स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ है तब भी उसके पास विधायक और सांसद सभी हैं, लेकिन वास्तव में इस समय कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति है कि वहाँ उसको बताने की ज़रूरत वास्तव में है कि हम हैं यहाँ पर। क्योंकि एक समय था जब एक रिकॉर्ड भी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा विधायकों के होने का, और वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। हाँ, वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है और मोदी जी भी नहीं तोड़ पाए वो रिकॉर्ड। मतलब जो बताया जाता है कि साहब बहुत छप्पर फाड़ के है, तो वो नहीं टूट पाया है, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। और दूसरी बात ये समझिए, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तभी से बाहर है जब से लगभग कहा जाए गुजरात से बाहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है और गुजरात में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी अभी है, टक्कर दे रही है वहाँ अच्छे तरीके से। वो तो इस चुनाव में भी स्थिति अच्छी होती कि अगर आम आदमी पार्टी ने जाके वहाँ बीजेपी की मदद ना की होती तो, लेकिन वहाँ है, इसका मतलब वहाँ कार्यकर्ता भी है, उसका वोटर भी है और संगठन भी उसका है। तो अब उसी को रिवाइव करने के लिए और संघर्ष के जरिए जो है लाने के लिए वहाँ से चुनौती देने का काम कांग्रेस कर रही है और लगता यही है कि इसके जरिए वहाँ बीजेपी को एक चुनौती दी जाएगी। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है, चूंकि अगर मोदी जी के घर में पहुंचकर ये तगड़ी एक तरीके से कहा जाए चुनौती दी जा रही है और कांग्रेस वहां से उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की मोदी की परेशानियां बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, परेशानियां बढ़ने वाली हैं और अब इंतजार रहेगा कि क्या किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है कांग्रेस के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। लेकिन ईवीएम, वक्फ कानून और टैरिफ पॉलिसी, इन सब मुद्दों को, SC ST OBC का मामला, जो निजीकरण लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको जिस तरह से दिया जा रहा है निजी क्षेत्रों को, इन सब मुद्दों पर एक कई सारे प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है कांग्रेस के इस अधिवेशन में। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से आक्रामक है कांग्रेस पार्टी भी, और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, उससे यह लग रहा है कि यह भी एक बड़ा मुद्दा है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो रहेंगे इन सब पर हमारी निगाहें। आप बने रहिए DB लाइव के साथ, देखते रहिए हमारे तमाम कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रम, विश्लेषण, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।